गुड इवनिंग बच्चों। चलिए पॉलिटी की थ्योरी वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले बता दें कि जो लोग नए चैनल पे जुड़े हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम को फोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या है भारतीय नागरिकता। ठीक है बच्चों, इसके लिए भाग कौन सा है? भाग 2 है। अनुच्छेद क्या है बच्चों? 5 से लेके 11। यानी भारतीय नागरिकता किससे संबंधित है? तो भाग 2 से संबंधित एग्जाम में आएगा कि भाग 2 में किसका वर्णन है। तो किससे का वर्णन है बच्चों? नागरिकता का वर्णन है। ठीक है ना। या नागरिकता के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक किससे संबंधित है बच्चों? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है ना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है। तो आप लोग क्या बताइएगा बच्चों कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब है ना बच्चों कि भारत में नागरिकता प्राप्ति की कैसे की जा सकती है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए जन्म के द्वारा होता है। 5 तरह से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, या तो जन्म से होता है, यानी जो व्यक्ति भारत में जिसका जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक है ना बच्चों, यानी अगर व्यक्ति का पिता भारत का रहने वाला हो और बच्चा जब विदेश में भी जन्म हो तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्या है? तीसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता, यानी भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्या है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता है। वही कि भारत में फिर से पंजीकरण करा के किसी कोई व्यक्ति दूसरे देश का व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है? भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, यदि नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है बच्चों, यानी जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के कुछ हिस्से को भारत में मिला लिया जाता है तो वहां पे जो भाग मिलाया जाता है वहां के जो नागरिक हैं वो भी भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। ठीक है ना, देखिए अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से केवल एक भारतीय नागरिक हो। यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ, ठीक है ना, 1986 में, इसके तहत अब भारत के उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। ठीक है ना, चलिए जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि कितने माह की थी बच्चों? 6 माह तक। यानी पहले जो व्यक्ति 6 माह तक रहता था उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है ना, अब अगला क्या है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। ठीक है ना, पहले अवधि कितने वर्ष थे? 5 वर्ष थे। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब है भारतीय नागरिकता का अंत। ठीक है, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से है। नागरिकता का परित्याग करने से, यानी कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को त्याग दे तो भारत का नागरिक वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पे, यानी मानिए कोई इंडिया का व्यक्ति है जाके सऊदी अरब में रहने लगा और भारत की नागरिकता छोड़ दी तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है ना, यानी वो सऊदी अरब का नागरिक हो गया वहां के नागरिकता लेने के बाद। ठीक है, चलिए अब क्या है? सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पे, यानी सरकार जब चाहे किसी व्यक्ति का वैसी स्थिति पाती है कि वो व्यक्ति देश के खिलाफ कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसकी नागरिकता सरकार छीन सकती है। ठीक है, चलिए अब है मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार के से संबंधित है। ठीक है ना बच्चों, और इसके लिए भाग कौन सा है? तो भाग 3, यानी मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और आर्टिकल इसके लिए बोला जाए तो आर्टिकल कितना से कितना तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना, वहां के संविधान से लिया गया। चलिए इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, यानी मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें बच्चों? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 19 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किसका है वर्णन, तो मौलिक अधिकार का। ठीक है, चलिए अब इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात के लिए कौन सा अनुच्छेद है बच्चों, 352 है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352। ठीक है ना, क्या दिया है कि एवं राष्ट्रीय आपात दौरान अनुच्छेद 352 के अनुसार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। यानी अगर कभी राष्ट्रीय आपात लग गया तो केवल व्यक्ति को भारत में रहने की मौलिक अधिकार को छोड़ के बाकी सब मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है ना बच्चों, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा के इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है ना बच्चों, यानी मौलिक अधिकार में 7, पहले मूल अधिकार कितने थे बच्चों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6। आप लोगों के मन में डाउट ये आएगा कि 6 कैसे हो गया। तो बच्चों जो अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना बच्चों, उसको मौलिक अधिकार की सूची से निकाल के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, यानी वो मौलिक अधिकार अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए मौलिक अधिकार, देखिए समता या समानता का अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक है ना, मौलिक अधिकार दिए हैं 6 जो मौलिक अधिकार है बच्चों, उसके विषय में डिस्कस किया गया है और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है उसके विषय में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, यानी समता या समानता का अधिकार किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार का है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 23 से लेके 24 है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 25 से लेके 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का लिए कौन सा अनुच्छेद है बच्चों, तो अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। ठीक है, चलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, चलिए अब पहले सबको लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या है, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल क्या है बच्चों, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार है। ठीक है ना, इसमें अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता। ठीक है ना, इसका अर्थ यह है बच्चों कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। ठीक है ना, तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यानी चाहे वो कितना भी धनी व्यक्ति हो या कितना भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबके लिए कानून एक ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है ना बच्चों, ये सीजीएल एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना, ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है ना, यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है ना, देखिए अपवाद, अपवाद में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन है ना, तो केवल ये किस पे लागू होगा, तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए लागू होगा। ठीक है ना, कि सभी लोगों को समान पद मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन छूट किसको मिलता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ठीक है, चलिए ये अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है ना, यानी छुआछूत के अंत का उल्लेख किसमें है, तो किसमें बच्चों, अनुच्छेद 17 में संबंधित है। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2020 में। चलिए अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, उपाधियों का अंत। ठीक है ना, यानी कोई भी व्यक्ति कोई सा भी उपाधि नहीं ले सकता, जैसे कि पहले के जमाना में राजा साहब, ऐसे ऐसे बहुत से उपाधि होते थे ना, तो उन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है ना, लेकिन ये उपाधि अब केवल किसे मिल सकता है, तो केवल सेना के लोगों के लिए ही है। ठीक है ना, यानी आर्मी, ठीक है, आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ या नेवी वाले, उन लोगों के लिए ही है।
ठीक है ना, उसको छोड़ के सभी उपाधि का अंत कर दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को, ठीक है ना, या सेना को, या किसी को परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है ना, या पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल इसके लिए क्या है बच्चों? 19 से लेके 22। दूसरा मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके लिए आर्टिकल क्या है? 19 से लेके 22। अनुच्छेद 19 में क्या है? मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। ठीक है ना। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1918 के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया बच्चों, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है ना। तो क्या हुआ? और पूछेगा एग्जाम में कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 19 का किससे संबंधित है? 19A तो बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है ना बच्चों, बोलने की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था। ठीक है ना, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो अनुच्छेद 19A के तहत। ठीक है ना, चलिए अनुच्छेद 19B के तहत क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, यानी बच्चों जब हम लोग कोई भी सभा इकट्ठा करते हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 19B के तहत। ठीक है ना, 19C क्या है अनुच्छेद? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, यानी देखते हैं कोई भी दल बनाया जाता है, जैसे होता है बजरंग दल, वो जैसे जैसे ऐसे ऐसे संगठन बनाने का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19C में। ठीक है, चलते हैं अनुच्छेद 19D में। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जहाँ पे सेना रहती है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अनुच्छेद 19C में ई में क्या है बच्चों? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 19E के तहत। ठीक है ना, पहले जम्मू कश्मीर में रहने से निषेध था, लेकिन वो भी अब हट गया है। ठीक है ना, अब देखिए अनुच्छेद 19G के तहत कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 19A में ही है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से के संबंध में संरक्षण। ठीक है ना, देखिए ये पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है ना, अनुच्छेद 20 क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है ना, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है ना, कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। ठीक है ना, यानी कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो एक ही बार सजा मिलेगी उसको। ठीक है ना, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, और न कि पिछले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है ना, यानी जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उस समय जो सजा होगी वही सजा उस व्यक्ति को मिलेगी, ना तो पिछले कोई नियम था बना था उसके तहत मिलेगी, ना ही आगे बनने वाले नियम के तहत मिलेगी। ठीक है ना, चले किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरोध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलता है? तो अनुच्छेद 20 बोलता है। ठीक है ना, यानी किसी को ये दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे। ठीक है, चलिए आगे क्या है बच्चों? अनुच्छेद 21। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है ना, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21 का ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चों, और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन।
घुमा के, ठीक है ना। क्या है कि अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवस्थित हो निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 21 क के तहत भारत के सभी राज्य जितने भी हैं वो निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। किसके तहत? तो आर्टिकल 21 क के तहत, ठीक है ना। इसके लिए संविधान में संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था ये? तो 86वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। यानी हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है ना, किसी भी राज्य के जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उसके लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंध, सॉरी संरक्षण, ठीक है ना बच्चों। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जो हाईलाइट किया गया बस इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग को उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। चलिए बच्चों अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। यानी कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है किसी व्यक्ति का तो वो किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय में जा सकता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है ना। यानी आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मजदूरी या मेहनत नहीं करवा सकते हैं या श्रम नहीं करवा सकते हैं आप, ठीक है। इसी का विरोध कौन करता है? अनुच्छेद 23 करता है, ठीक है। चलते हैं अनुच्छेद 23 पे। तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों तथा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम की नियुक्ति नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी CHSL एग्जाम 2020 में आए थे, ठीक है ना, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है बच्चों? तो आर्टिकल 25 से लेके 28 में है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या क्या था उस समय कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से, ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए, यानी जो आप लोग किसी भी धर्म के हो आप कर नहीं दीजिएगा, इसी के विषय में अनुच्छेद 27 बोलता है, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी किसी के इच्छा के खिलाफ आप कोई भी धार्मिक शिक्षा क्लास में नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। या कोई भी धार्मिक उपदेश सुनने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल किससे संबंधित है बच्चों? 29 से लेके 30 तक, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है ना। यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 29 में है, ठीक है ना बच्चों। चलिए वर्तमान में 6, अब आप लोगों के दिमाग में बार बार ये आएगा ना बच्चों कि अल्पसंख्यक समूह किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के 6 समुदायों को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है, ठीक है बच्चों। पहला क्या है? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है बच्चों? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। यानी अनुच्छेद 30 है उसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है ना। चलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये NTPC एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 32, ठीक है ना। देखिए संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, ठीक है ना, संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को,
तथा क्या है आर्टिकल 32 में, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है शक्ति, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना बच्चों, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारियों को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिसे न्यायालय बंदी बनाए गए के कारणों पर विचार कर सके। ठीक है ना बच्चों, यानी पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ती है तो 24 घंटा से ज्यादा समय तक वो नहीं रख सकती। इसी के विषय में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, परमादेश क्या है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निष्ठा निर्वाह नहीं करता। ठीक है ना, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। किसके तौर पर बच्चों, परमादेश के तौर। ठीक है, अब अगला क्या है, प्रतिषेध लेख। यह अज्ञात पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ठीक है ना, द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में आप अपने यहाँ कार्यवाही न करें। ठीक है ना, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है बच्चों, यानी कोई ऐसा काम जो निम्न न्यायालय जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो न्यायालय होते हैं ना बच्चों, उसमें कोई फैसला ऐसा सुनाया जा रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, तो इसके लिए प्रतिषेध लेख कौन दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। ठीक है ना बच्चों, यानी कोई मामला ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो उसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भेजे। इसी के विषय में इसी प्रावधान है। ठीक है ना, अब है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने पर उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार के से ऐसा कार्य कर रहा है, और जब वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो वो कार्य नहीं कर सकता। यानी उसे, जैसे देखिए कोई भी बड़ा पोस्ट का अधिकारी अच्छे रूप से काम नहीं करता है, ठीक है, और अपने जो शक्तियां गवर्नमेंट के द्वारा उसको दी गई है उसका दुरुपयोग करता है, तो उसको पद से निलंबित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। और बच्चों आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होते हैं ना बच्चों, पढ़ाने में उतना ही मन लगता है। और बच्चों जो फ्री एजुकेशन है तो प्लीज यार लाइक करने में और शेयर करने में कोई कंजूसी ना कीजिए। ठीक है ना, आप लोग का फी क्या है, बस शेयर करना ही तो आप लोग का फी है, तो इसलिए शेयर करने में कोई कंजूसी आप लोग ना कीजिए प्लीज।